ऐसी बहू के साथ रहने से वैसे भी अच्छा है कि मैं जेल में ही रह आऊं। हमेशा सास को ही दोषी बताया जाता है, लेकिन इस मामले में बिल्कुल विपरीत स्थिति थी। कृतिका हर छोटी छोटी बात पर मुंह फुला लेती थी और घर वाले से झगड़ा करने लगती थी। मुंह फुलाना और रूठना तक तो ठीक था, लेकिन अकारण दुर्व्यवहार करती थी। यह किसी को बर्दाश्त नहीं होता था, चाहे उसका पति, सास ससुर या देवर कोई भी अच्छी बात कहता, पर वो हर बात का अलग अर्थ निकाल कर झगड़ा चालू कर देती थी। कई बार तो सास ससुर आपस में बातें कर रहे होते थे, तब भी वह पति को बुलाने जाती थी कि चलो ट्रांसलेट करके बताओ मम्मी पापा क्या बात कर रहे हैं। चूंकि वह हिंदी भाषी राज्य से नहीं थी, इसीलिए एक समस्या भाषा की भी थी। वह कुछ समझ बैठती थी, लेकिन वह हिंदी समझना भी नहीं चाहती थी। और ससुराल वालों की समस्या यह थी कि वह किस किस को अपनी बहू की मातृभाषा या फिर इंग्लिश सिखाते। नतीजन कृतिका की सास ने उससे बात करना ही बंद कर दी थी, क्योंकि अर्थ का अनाअर्थ लगाने से बेहतर ही है कि बात ही ना की जाए। दूसरी यह समस्या थी कि वह नासमझी के कारण किसी बात का वीडियो बनाती, जब तक पुलिस को बुलाने की धमकी देती। जब भी बहस करती तो मोबाइल फोन चमका कर कहती कि हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। इसीलिए उसकी सास ने सोचा, कांटों से उलझने में अपने ही हाथ पैर घायल होंगे, बेहतर है दूरी बनाकर रखें। एक दिन तो हद ही हो गई, जब सामान्य बात को इतना खींचा कि उनका तिल का तीर ही बना दिया। वीडियो बनाने लगी कि पुलिस को बताएगी। तब उसकी सास ने कहा, चल अब मैं भी तेरी हरकतों का वीडियो बना लेती हूँ, और सुन, इससे पहले भी तेरे हर नाटक की मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है, जो मैं पुलिस को नहीं बल्कि न्यायालय में न्यायाधीश महोदय को देकर कहूँगी कि जज साहब ये देखिए सारी रिकॉर्डिंग्स, जिसमें आपको भी सब कुछ समझ आ जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, ऐसी बहू के साथ रहने से वैसे भी अच्छा है कि मैं जेल में ही रह आऊँ। वाकई में कृतिका की सास ने भी हमेशा उसकी हरकतें देखते हुए हर झगड़े की रिकॉर्डिंग करके रख ली थी, ताकि सनन रहे वक्त पर काम आ जाए। क्योंकि कृतिका का कोई भरोसा नहीं था कि वह कब क्या कर बैठे। इतना जरूर था कि उस दिन के बाद से वह वीडियो बनाने की धमकी देना बंद कर चुकी थी। कुछ दिनों बाद समय ने करवट बदला। उसका बेटा, जो उसके हर किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देख रहा था, उसने तब सब कुछ ब्याज सहित वसूल लिया। अब यदि कृतिका कहती भी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उसका बेटा ही कहता, मैं अंधा बहरा नहीं हूँ, बचपन से आपकी अच्छाइयाँ देखता आ रहा हूँ। कृतिका की बहू को भी आने के बाद अति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेटे ने ही हिसाब किताब बराबर कर दिया। अब कृतिका भी अपने किए पर पछता रही है, पर कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। भले ही कृतिका ठोकर खाकर सुधर गई हो, लेकिन घर वालों को पल पल में उसके द्वारा अपमानित होना कैसे इतना जल्दी भुलाया जा सकता है। हाँ, घर वाले यही सोचकर खुश है कि सुबह शाम की किचकिच और झगड़े से शांति मिली हुई है। इसीलिए इंसान से भी कितना मुंह फुला ले, रूठ जाए, लेकिन ऊपर वाले से कभी किसी की नहीं चलती है। हाँ, कृतिका के साथ उसके बेटे का किया दुर्व्यवहार भी उसके ससुराल वालों को पसंद नहीं आता था। कृतिका की सास अकेले में अपने पोते को समझाती थी तो वह कहता था, दादी, सामने वाले को भी एहसास होना चाहिए कि जो खाना हम दूसरों को परोस रहे थे उसका स्वाद कैसा है। मैं सब ये जानबूझकर ही कर रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर का अंत मेरी शादी से पहले करना चाहता हूँ, ताकि दूसरी कृतिका मेरी माँ से दुर्व्यवहार ना करे। जल्द ही सब सही हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। अपने बेटे का व्यवहार देखकर कुछ ही दिनों में कृतिका को अपने किए पर बहुत गलीन होने लगी थी। वह
सोच रही थी जो बोया है वही तो काट रही है। उसने अपने द्वारा की हुई गलतियों के लिए अपने ससुराल वालों से क्षमा मांगी। उन्होंने भी उसे माफ कर दिया। कृतिका का बेटा भी फिर धीरे धीरे अपनी माँ से सही व्यवहार करने लगा था। एक बार फिर से सब कुछ सामान्य हो चला था। मम्मी जी, रूठा ना करो, ये रंग तुम पर खूब जचेगा बड़ी बहू, और फिर ये कलर तेरा फेवरेट भी तो है। शकुंतला जी अंजू को अंगूरी रंग की चांदनी साड़ी दिखाते हुए मनोहार करने लगी, लेकिन अंजू तो बस गाल फुलाकर बैठी रही। शकुंतला जी के दो बेटे थे। घर में जब अंजू उनकी बड़ी बहू बनकर आई तब उन्होंने अंजू को बहुत प्यार दिया था। हर काम उससे पूछ कर करती। शादी ब्याह और त्योहारी की खरीदारी पर अंजू की पसंद अवश्य पूछती थी। अंजू भी अपनी सास का बहुत मान करती थी। एक दिन भी सास उससे ना बोले तो वो बेचैन हो जाती थी। वह 2 बच्चों की माँ बनी, लेकिन उन बच्चों का पालन पोषण शकुंतला जी के हाथों ही हुआ। छोटे बेटे आशीष की नौकरी लगे 3 महीने हो गए थे तो शकुंतला जी ने उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। तब आशीष ने कहा कि वह नित्या से विवाह करना चाहता है। नित्या के पिता एक स्कूल में संगीत के अध्यापक थे। यह जानकर शकुंतला जी ने विवाह के लिए साफ इनकार कर दिया था कि हमारा उनका तो कोई मेल ही नहीं है। समाज रिश्तेदारों में मेरी थू-थू हो जाएगी। लेकिन जब आशीष अपनी जिद पर अड़ा रहा तो उन्हें हाँ कहनी ही पड़ी। शुरू में तो वह नित्या से खिंची खिंची ही रहती थी, फिर नित्या के सरल स्वभाव ने उनका दिल जीत लिया। अब वो नित्या की पसंद का ख्याल रखने लगी जो अंजू को पसंद नहीं आया। शकुंतला जी ने करवा चौथ के लिए दोनों बहुओं के लिए साड़ी खरीदी। इत्तेफाक की बात थी कि हल्के गुलाबी रंग की साड़ी उनको दोनों को पसंद आ गई। उन्होंने वो साड़ी नित्या को दे दी और अंगूरी रंग वाली साड़ी अंजू को देकर समझाने लगी कि वो तो बिन माँ की बच्ची है और फिर तुम उससे बड़ी हो। गुलाबी रंग वाली साड़ी नित्या को ही पहनने दो और तुम ये रख लो। कहते हुए उन्होंने अंगूरी रंग की साड़ी अंजू को दे दी। इस बात पर अंजू उनसे रूठी हुई थी। बहुत मनोहार के बाद जब अंजू नहीं मानी तब शकुंतला जी ने अंजू को मनाना छोड़ दिया। अब वो अंजू की किसी बात का जवाब नहीं देती, जिससे अंजू को बहुत दुख हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि एक साड़ी के लिए उसे मम्मी जी से नहीं रूठना चाहिए था, और फिर नित्या तो उसकी छोटी बहन ही जैसी है। अंजू ने हाथ जोड़कर अपनी सास की नाराजगी दूर करनी चाहिए। मम्मी जी रूठा ना करो। शकुंतला जी चुप रहीं। तब अंजू ने बच्चों से कहा कि दादी अम्मा मान जाओ वाला गाना गाओ, लेकिन उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। ससुर पति से भी अंजू ने मिन्नत की कि मम्मी जी को मना लीजिए। उन्होंने कहा सास बहू आपस में निपटो। अब अंजू से रहा नहीं गया। वह सास के पास जाकर रो पड़ी। फिर तो शकुंतला जी हंस पड़ी। तब नित्या ने कहा कि जीजी मम्मी जी आपसे कभी नहीं गाल फुला सकती, आपसे मजाक कर रही थी। तब अंजू बोली मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसा मजाक फिर नहीं। कहते हुए वह भावुक हो उठी। बहुओं का स्नेह देखकर शकुंतला जी ने भाव विभोर होकर अपनी दोनों बहुओं को सीने से लगा लिया। घर के पुरुष मुस्कुराते हुए बोले सास बहू के रूठने मनाने से ही तो घर की रौनक बनी रहती है। क्या
शकुंतला जी के साथ दोनों बहुएं बोल पड़ी। फिर तो घर में ठहाकों के पटाखे फूटने लगे। कोई नहीं है जिसे मेरी बीमारी से कोई फर्क पड़ता हो। आज सुबह से ही निशा का सारा बदन टूट रहा था, शायद हल्का सा बुखार भी था। जैसे ही सुबह का अलार्म बजा, वह हड़बड़ा के उठ बैठी। पास निगाह घुमाई, पतिदेव मजे से खर्राटे भर रहे थे। दिल किया उन्हें कह दे, मेरे बस का आज उठना नहीं है, कर लेना खुद का काम या बाजार से लेकर कुछ खा लेना। पर कह ना सकी, सुबह घर का ब्रेकफास्ट नहीं खाया तो इनकी शुगर लो हो जाएगी। बाहर कुछ उल्टा सीधा खा लेंगे तो शुगर बढ़ जाएगी। फिर बच्चों को भी तो टिफिन बनाकर देना है। वो मन मारकर किसी तरह हिम्मत जुटाती हुई खड़ी हो गई। हल्का सा चक्कर आ गया था उसे, पर संभली और सीधे बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर में ही रसोई में खड़ी वो जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। सब लोग उठ चुके थे और नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। निशा ने गैस पर चाय चढ़ाई और बरबस कमजोरी की वजह से उसकी आंखें छलछला आईं। आज माँ के पास होती, वो झट से उसका मुंह देखकर उसकी परेशानी समझ जाती। पर यहाँ कोई नहीं है जिसे उसकी बीमारी से कोई फर्क पड़ता हो। सबको काम पर जाने की जल्दी है, किसी को शायद उसकी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसका बेटा वहाँ आया। मम्मा, आज आप मुझे देर कराएंगी, कहता उसके हाथ से प्लेट लेने लगा। इस बीच उसका हाथ माँ के हाथ से टकरा गया। आपको बुखार है? वो चौंका। आपका चेहरा भी कितना उतरा हुआ है माँ, फिर आप काम क्यों कर रही हैं? वो परेशान होता बोला। उसकी आवाज सुनकर उसके पतिदेव सुमेश भी वहाँ आ गए। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है निशा? बताया क्यों नहीं? चलो तुम्हारा टेम्परेचर नापते हैं, फिर कोई दवाई देंगे। आप लोग क्यों परेशान होते हो? सबको देर हो जाएगी, जाओ ऑफिस और कॉलेज जाने में। सबका टिफिन बना दिया है, बस नाश्ता करा के लेट जाऊंगी। वो बोली। मम्मा, आपकी यही बात मुझे पसंद नहीं। मुँह से कभी कोई बात नहीं बताती। आखिर हम कोई जादूगर है जो बिना कहे सब जान जाएंगे? आपको पता है, इस समय जल्दी में किसी का ध्यान आप पर नहीं गया, बस इसीलिए आप नाराज थी और मौन थी। सॉरी निशा, मेरी गलती है। सुमेश बोले तो निशा छिप गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे लगा मैं कर लूँगी। अब बस भी करो यार, चलो अंदर बिस्तर पर लेटो। आज नाश्ता हम बनाएंगे। तुम पहले चाय के साथ पैरासीटामोल टेबलेट ले लो। जब तक तुम्हारा बुखार उतरेगा नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझी? पर आपकी जॉब, वो अचकचाई। फर्स्ट हाफ की लीव ले ली है मैंने। अब चलो भी देखना, मेरे हाथ की अदरक इलायची की कड़क चाय पीकर तुम्हारा बुखार हवा हो जाएगा। निशा को दोनों बाप बेटे ने जबरदस्ती बेड पर लिटा दिया था और वो सोच रही थी, कई दफ़ा हम गृहिणियाँ गलतफहमी पाल लेती हैं अपने घर के आदमियों और लड़कों के बारे में। वो भी हमारे दुख दर्द से प्रभावित होते जरूर हैं, पर उनको बतलाना पड़ता है। अब कल तक मैं बिल्कुल ठीक थी, उन्हें सपना थोड़ी ना ही आ रहे थे कि अगले सुबह ऐसा हो जाएगा। निशा के चेहरे पर गलीन भी थी, साथ ही सुकून भी। उसके घर वाले सब अच्छे हैं और उन्हें
फर्क पड़ता है उसकी बीमारी से, वो भी उसका वैसे ही ख्याल रखते हैं जैसे वो उनका हमेशा से रखती आई है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।